आज एक बार फिर हम वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में बात करेंगे। मैं 6 पार्ट में पिछले 6 दिनों से लगातार इस मामले पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज ये पार्ट 7 है। क्या रिफॉर्म होना चाहिए। हम जो पिछला एक्सपीरियंस होता है उसमें बहुत सी अच्छी बातें होती हैं, बहुत सी खराब गलत बातें भी होती हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए रिफॉर्म की बात हो रही है कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, आज क्या है और इससे अच्छा हम आगे कल क्या देखें, ये होना चाहिए। तो आज मैं 2019 के लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी बिगर मेजोरिटी से आई थी 2019 के इलेक्शन में लोकसभा के, और 2024 के इलेक्शंस में जिसका जून में रिजल्ट आया था इस साल, उसमें उसकी मेजोरिटी घट गई। 303 उसके एमपी थे, 272 चाहिए मेजोरिटी के लिए, वो घट के 240 रह गए। डेमोक्रेसी में सब होता रहता है, होना चाहिए तभी सुधार होगा। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि जो 2019 के बाद बहुत सी जो डेमोक्रेसी में गलत हुई हैं, जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत के आ सकती है, उसके बाद सारी पावर होती है, सारी शक्ति होती है पुलिस। जब आप डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को पुलिस स्टेट बना देते हैं, जिसको चाहे उसको पकड़ के बंद कर दो, झूठे सच्चे केस बना के, अदालत के जज भी डरते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज तक डरते हैं। क्यों? भ्रष्टाचार में तो जुडिशियरी भी कोई कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो भी करप्शन में कम नहीं है, भ्रष्टाचार में। ना पॉलिटिशियंस है, तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द जुडिशियरी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दो चीजें हैं जो देश को चलाती हैं। 3 जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसका जो एग्जीक्यूटिव है हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका पार्ट है स्मॉल पार्ट, छोटा सा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रोविंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जो वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे। उन्होंने बनाया था कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग का इकोनॉमिक ऑफेंस है ये। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये ब्रिटिश टाइम का लॉ है 1940 का। और इनकम टैक्स एनफोर्समेंट इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए। जब आप इन तीनों को विपनाइज कर दें, एम्पावर कर दें कि जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर लो और कोर्ट बेल ना दे, क्योंकि उसमें इनकम टैक्स एक्ट में तो ऐसे नहीं है प्रोविजन कि किसी को ज़्यादा लंबा टाइम जेल में रखा जा सके, ना ही CBI रख सकती है। वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको कई साल जेल में रख सकती है। तो जो अपोजिट पार्टी हैं, उनके जो नेता हैं बड़े, चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनको पकड़ के जेल में डाल दो। तो जो ये 10th शेड्यूल था दल बदल कानून के खिलाफ, डिफेक्शन, उससे ये आगे बढ़ गया। अब पार्टी तोड़ने के लिए अपोजिट पार्टी के MLA को चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लो। तो अगर उसकी छोटी मोटी मेजोरिटी है, 10-5 MP की, तो तोड़े जा सकते हैं। उनको तो वैसे भी खरीदा जा सकता है। 50 करोड़ में MLA खरीद जा रहा हो, सरकार खरीदी जा रही है। मगर जहाँ बहुत बड़ी मेजोरिटी है, जैसे दिल्ली में 70-70 MLA से 62 MLA आम आदमी पार्टी को, उसको कैसे तोड़े? तो चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर दो, कानून बदल दो,
उसको परेशान करने के लिए। सरकार मत चलाने दो, सारी पावर गवर्नर को दे दो, संविधान बदल दो, तो मेजोरिटी है। तो इसमें जो आप उसको, तो ये पार्टी तोड़ना, सरकार बदलना, उसमें यूज कर रहे हैं सरकारी एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी। और एक मेरी 3 जनरेशन ने 100 साल सरकार में नौकरी की, अफसरी। क्यों? कोई भी सरकारी अफसर किसी का सगा नहीं होता, वो अपनी नौकरी का सगा होता है। वो कुछ टाइम के लिए वो करता है, जो पावर में, पॉलिटिकल पावर में, उसके बाद माननी पड़ेगी। वो कहा कोई ब्रांड चक्कर नहीं मानता तो उसका ट्रांसफर कर देंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर ने लिखा ये काम करा दो, उसके केस नोट लिख दिया, काम नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडेड सेंक्शन नहीं हुई, क्या करेंगे? मुझे ट्रांसफर कर दिया। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल सकता, सस्पेंड भी नहीं कर सकता मुझे आसानी से। वो गलत काम करूंगा तभी होगा ना। तो इसलिए ये जो इनको, जो अब एजेंसीज को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की, और क्योंकि जजेस भी करप्ट है, वो भी उसको बेल नहीं देते, नहीं तो उनके पीछे छापा मार देंगे, जज को अरेस्ट कर लेंगे। अब इसके नमूने आपको देखने के मिलेंगे कर्नाटका में। जो अपोजिट पार्टी के एमएलए थे, उनको ब्राइब देके खरीद लिया, अपनी पार्टी का मेंबर बना लिया, और बीजेपी ने अपना सरकार बना ली। तो एक तो ये रास्ता है। उसकी वजह क्या कि पार्टी के जो नेता, उन्होंने उनका डेमोक्रेसी में विश्वास, अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। जो ये खत्म हुई इनर पार्टी डेमोक्रेसी थी, जब ये 10th शेड्यूल आया, दल बदल के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ बना, उससे इनर पार्टी डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, जो मैंने कल भी कहा था। अब क्या है कि सरकारी एजेंसी का धन का, ऑफिसर्स का आप इस्तेमाल करते हो, वो कानूनी तौर पे गलत है। इलेक्शन के टाइम आप करते हो तो इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, आप सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल करते हो, सरकारी असेट्स का इस्तेमाल करते हो, ऑफिसर्स का इस्तेमाल करते हो, एम्प्लॉय का करते हो, तो इंदिरा गांधी को का इलेक्शन जीतने के बाद भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था एक हाई कोर्ट के जज ने। और उसके बाद जो कुछ उसके नजरिया इमरजेंसी लगी, ये लगा, वो बात दिखा, उसके कोई मायने नहीं है। अब आज जो है इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छापे मार रहा है, नेताओं को गिरफ्तार कर रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके काम कर रहे हैं। तो इससे डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। आप एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल टारगेट अचीव करने के लिए कर रहे हो, तो यानी कि एक और जो सुप्रीम कोर्ट जो दूसरा विंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा जो बैठा है वो चुप बैठा है, क्योंकि वो भ्रष्ट ही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले, सीबीआई वाले उसको भी पकड़ लेंगे, जज को भी। सुप्रीम कोर्ट के आपने दिया तो पब्लिक सर्वेंट प्रोटेक्शन करप्शन एक्ट 1988 में, वो भी सरकारी मुलाजिम में चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज तो और एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गिरफ्तार होते रहते हैं, आम बात है। अभी मुंबई में हुआ है 3-4 दिन पहले, उसको एंटी करप्शन विंग ने अरेस्ट किया, उसकी बेल भी नहीं हुई अभी। एक बेल देने के लिए 3 लाख रुपया ब्राइब मांग रहा है लेडी से, उसके फादर को बेल देने के लिए। उसने कुछ कम्युनिटी ऑफिस की थी,
तो बेल 3 लाख रुपए की लेडी से मांग रहा है, 23-24 साल की लेडी से। ये तो जजेस का हाल है। एडीजे जो बनता है कम से कम 10-12 साल की उसकी नौकरी होती है, और 10 साल के बाद वो बन गया एक्सपीरियंस के बाद, नहीं तो 15-16-20 साल के बाद बनता है एडीजे। और स्पेशल जज जो होते, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे एंटी करप्शन का हो, सब एडीजे बनते हैं स्पेशल जज डिस्ट्रिक्ट में। मुकदमा यहाँ से चालू होता है कि यहाँ से बिल्टअप होता है, उसके फैसले खराब आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मगर कोई नई एविडेंस नहीं लगा जा सकती। इसलिए अच्छा वकील करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिमिनल केसेस के मामले में। तो बाद में कोई एविडेंस नहीं आप जोड़ कर सकना, हाई कोर्ट की अथॉरिटी है ना सुप्रीम कोर्ट की है। और एडीजे का जो स्पेशल जज का फैसला होता है उसके खिलाफ अपील लगती है हाई कोर्ट में। तो आपने जुडिशरी का भी भ्रष्टाचार से उसका भी गला दबा रखा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने। अब ये कह दिया भाई, ये इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले, कि वो एक कॉर्नर में रेलवे का कोई स्टेशन हो, आर्मी का ऑफिस हो, कोई बैंक हो, एक कॉर्नर बना दो, उसमें प्राइम मिनिस्टर के कटआउट लगा दो, जिससे मैं वहां जाके खड़ा होकर अपनी सल्फाई ले सकूं प्राइम मिनिस्टर के साथ। एक वो कॉर्नर बनाने में 30-35 हज़ार, तो कम से कम 50 से 35 हज़ार का तो खर्चा होता होगा। और मैं तो ये गवर्नमेंट मशीनरी का और गवर्नमेंट फंड्स का मिसयूज हो रहा है एक नेता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बावजूद भी उनकी 300 सीटें लगा 240 आ गई। तो ये जो है मॉरलिटी, आप जो है तो यानी कि पार्टी को तोड़ने के लिए, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को पंचर करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आपने इंस्ट्रूमेंट डाल उठा लाया उसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए और उसको डाल के अरेस्ट कर दिया, जैसे हेमंत सोरेन को किया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को किया, महाराष्ट्र में जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट आदमी है, 70,000 करोड़ का इसने घोटाला किया अजित पवार ने, उसको अपनी वो पार्टी छोड़ के अपने चाचा की और बीजेपी में शामिल हो गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। वो सारे उसका भ्रष्टाचार खत्म हो गया, नहीं तो उसको पकड़ के अंदर कर देना था। ऐसे शिवसेना का किया। तो ये भी डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स है उसको बहुत कमज़ोर हो गया। वो उसकी वजह ये है कि पार्टियों में इनर डेमोक्रेसी खत्म हो गई 10 शेड्यूल बनने के बाद, राजीव गांधी के ज़माने से उनको 403 एमपी की बिगेस्ट मेजोरिटी मिली थी पिछले 75 साल में। उसने सोचा ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना दूं तो मेरी पार्टी बरकरार रहेगी, नहीं रही। ये सब उसकी पार्टी से निकल कर अपनी पार्टियां बनाई इन्होंने। तो ये जो चीज़ है कि जो ये एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, अब ये कि आज ये मोदी शाह है सरकार में, कल को दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो इनके आदमी को पकड़ के अंदर कर देंगे। ये तो टिट फॉर टैट है ना। तो हमें जो है राष्ट्र की भलाई का सोचना चाहिए, कैसे डेमोक्रेसी मजबूत हो, कैसे सोसाइटी मजबूत हो, कैसे आम जनता को का फायदा हो, उसको मजबूती मिले। एक गरीब जो लास्ट आदमी क्यों में लगा हुआ है उसको हम कैसे पहुँचाए, जो महात्मा गांधी ने कहा था और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था, जो बीजेपी इसके भारतीय जनसंघ के RSS के बहुत बड़े प्रचारक थे, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हो गई है। वैसे इन्होंने ही करा दी आपस में गुटबाजी में। तो ये आप हिंसा और अनैतिकता और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, एजेंसीज को मिसयूज करके आप डेमोक्रेसी चलाना चाहते हो, भूल जाइए आप। ये नहीं होने वाला है। तो सरकार अदलती बदलती रहती है, अगला जो आएगा वो शायद इनसे भी ज़्यादा एजेंसीज का मिसयूज करे। आपने रास्ता बद दिखा दिया ना सबको कि कैसे पार्टियां तोड़ी जाती है। अब स्टेट्स के पास भी इकोनॉमिक ऑफिसर्स भी हैं, जिसको चाहे उसको बड़े 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिस है।
एंटी करप्शन विंग भी है सब स्टेट्स में, वो वहां बीजेपी का उनको नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। जहां बीजेपी की सरकार की ज्यादा तगड़ी मेजोरिटी नहीं है वहां पर वो भी कर सकते हैं। ये तो टिट फॉर टैट है, इसमें क्या बुराई है। तो ये जो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी आज आर्मी तक इंडिया की पॉलिटिलाइज हो चुकी है। जब वो अपने ऑफिस में देखिए, एक मैं बात मानता हूं कि हर गवर्नमेंट को ये राइट है कि अपनी जो उसने योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसने अच्छे काम किया उसको पब्लिसिटी दे, मगर उस पब्लिसिटी का ये हिस्सा नहीं है कि आर्मी ऑफिस में आप एक कॉर्नर बनाए जहाँ सेल्फाई ले सके आदमी। रेलवे स्टेशन पे आप सेल्फाई बनाने के कॉर्नर बनाए, रेलवे का खर्चा हो रहा है, उससे कौन सा जनित हो रहा है। एक नेता अपने आप को महान प्रोजेक्ट में दिखाने के लिए कि भाई मेरी कॉर्नर में जाके खड़े होकर सेल्फाई खींच लो अपनी, वो खाएगा उस सेल्फाई को या मोदी खाएगा उस सेल्फाई को। उसके बावजूद जो 330 से कहना 240 पे आ गई सीटें। सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज मिसयूज करने के बाद, पुलिस स्टेट बनाने के बाद, आज हर जज भी जो है जो नहीं कि दो विंग जो है, एक विंग जो है दूसरे विंग को ब्लैकमेल कर रहा है कि भैया तुझे भी अरेस्ट करेंगे, तूने उसको जमानत दी तो। सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं रहते। आज जजेस का अपॉइंटमेंट भी इसी बेस पे हो रहा है। हाई कोर्ट के जज, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की बात नहीं करता हूँ तो बेचारे क्या करें, उधर उसमें चेस बोर्ड में प्यादे हैं। तो इसमें भी बहुत जबरदस्त सुधार करने की जरूरत है। ये गलत हो रहा है, मिसयूज ऑफ एजेंसी। आप, मैं ही नहीं कहता, मैंने इस मामले में जो प्रधानमंत्री है मैडम द्रौपदी मुर्मू, उनको एक मेमोरेंडम दिया था मार्च में इसी साल 2024 में, और मैंने कहा ये गलत हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी की, एक वोटर का जो है, जो उसका वोटर का राइट है, फंडामेंटल राइट है जिसको उसने इलेक्ट किया है, वो उसकी बात को विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में रखे। आपने बने को उसको जेल में बंद कर दिया। असली नकली उसके खिलाफ इल्जाम है, मैं नहीं उस पर पढ़ना चाहता, मगर जो वोटर का फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको उसने इलेक्ट किया है, वो जिन सेशन होता पार्लियामेंट का, विधानसभा का, वो उसको अटेंड करे, और जो जिसने वोटर है उसकी बात को रखे सामने। और मैंने इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्राचूड़ को भी मेमोरेंडम दिया। दोनों को पाई तो मैंने स्पीड पोस्ट से भेज दिया। बाद में फिर जो था मैंने दोनों को लगा के सर्च करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ईमेल आईडी पे दोनों अटैचमेंट लगा के भेज दिया कि ये जो है आपने वोटर के फंडामेंटल राइट की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, और जो उसको इलेक्ट किया था उसे अपना नुमाइंदा, कि वो उसकी बात को रखे पार्लियामेंट में, असेंबली में, उसके आपने जो उसकी फंडामेंटल ड्यूटी थी अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो जब आपने जेल में कर दिया तो जो जिनको उसको इलेक्ट करता वो कैसे रखे अंदर। तो आपने उसकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है एक इलेक्टेड आदमी की, पब्लिक के नुमाइंदे की, उसके की, तो उसकी भी हत्या कर दी, वो कैसे रखे आपने जेल में बंद कर दिया, वो तो अटेंड ही नहीं कर सकता सेशन स्टेट असेंबली में या पार्लियामेंट में। तो उसकी भी हत्या कर दी, उसके जो फंडामेंटल ड्यूटी दिया अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और जो वोटर का है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक, उसमें ह्यूमन राइट्स भी आ गए, उसकी भी आपने हत्या कर दी। वो कैसे अपनी बात जो है अपने जिसको चुना था उसने उनको बात जाके समझाए भाई ये करो आपने उसको बंद कर दिया। तो आपने इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसकी भी हत्या कर दी, और जो फंडामेंटल राइट्स एक सिटीजन के, एक वोटर के, आपने उसकी भी हत्या कर दी। तो मैंने मार्च में ये मेमोरेंडम दिया था, ईमेल भी कर दी थी चीफ जस्टिस को, और ये सोचा था कि इसको जरूर पिटीशन लगा दो सुप्रीम कोर्ट में।
सिविल रेट पिटीशन, मगर मैं 80 साल का हो गया, मेरे बस की भागदौड़ बची नहीं। पहले तो चला जाता था स्कूटर में, ठुड्डा मारा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ जाना होता था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन था ये, और फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन था, दोनों की हत्या थी। तो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में ही लगनी थी, हाई कोर्ट में नहीं लगनी थी। क्या जो हुआ सो हो गया, आगे देखते क्या होता है। ये तो दुनिया में बड़ा चेंज है, हमेशा हुआ, आगे भी होगा। कोई अमर पट्टा दे के नहीं आया। मगर इसका मेरा कहना यह है कि अगर हम पार्टी में इनर डेमोक्रेसी वापस ला सके, उसके लिए 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की हत्या करनी जरूरी है। जो अपने आज मैं अपनी पार्टी के अंदर अपने नेता को अपनी बात नहीं कर सकता, वो बगावत मानी जाएगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को खत्म करने की जरूरत है। तो उससे कैंडिडेट आजाद होंगे, वो जनता के नुमाइंदे बनेंगे। आज वो पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम है, नौकर है, तो उनको भी आज़ादी दे दो। मैं जानता हूँ होगा, डेमोक्रेसी तो इवॉल्विंग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेट नहीं है कि एक लग गया अमर हो गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट होते रहते हैं। अब ये 129 अमेंडमेंट लगा है पार्लियामेंट में। उस जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर हो गया, उसको भी मेमोरेंडम दूंगा मैं जाके। दिल्ली अभी तो आज बंगलौर में यहाँ बैठा हुआ मुंबई में। तो ये सारी बातें जो मैं 7 वीडियो में अभी कह चुका हूँ, सब रखूंगा उसके सामने। वो मेरी बात माने नहीं माने, वो उनका ऑप्शन है। अच्छी बात मान भी लेते, ऐसी बात नहीं है नहीं मानते। मैंने बहुत दफे सजेशंस दिए हैं। लॉ मेकिंग इज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो लाइव है, उसको समाज की, देश की जरूरत के मुताबिक उसमें अमेंडमेंट करता हूँ। अब 129वां 129 अमेंडमेंट हम देख रहे हैं, इसका ड्रामा देख रहे हैं। पार्लियामेंट में रेफर कर दिया, 31 आदमियों की एमपी की वो बन गई है कमेटी। अभी तो 2-4 मीटिंग होगी, तब तक मैं पहुँच जाऊँगा दिल्ली। तो देखते हैं। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।